नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर और ओंकार चौधरी जी। भाऊ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाऊ का, और ओंकार जी बस अब जुड़ने वाले हैं 2-4 मिनट में। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। भाऊ स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स पे एक बार पुनः। और हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो हेमंत बिश्व शर्मा के साथ क्या करना चाहते हैं? कह रहे हैं जेल भेज देंगे हेमंत बिश्व शर्मा को। और हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं देखें पहले कौन जाता है। तो बिस्किट खिलाने गए होंगे शायद, जहां से झगड़ा शुरू हो गया था। झगड़ा शुरू जहां से हो गया था वही पहुंच जाएगा। क्या मेरी समझ में नहीं आता ये इंसान क्या करना चाहता है। मुझे लगता है कि आहिस्ते आहिस्ते ये बहन और माँ के हाथ से भी निकल चुका है। जैसे वो आपको याद होगा पायोनियर वगैरह कोई एक ये था उनका स्पेसक्राफ्ट अमेरिका का, उसका समय काल खत्म हो गया तो वो आगे आगे जाता रहा, सूर्यमाला से आगे भी निकल गया था और आगे कहाँ जाएगा इसको नासा को भी पता नहीं था। बिल्कुल राहुल गांधी की हालत मुझे लगता है वैसी हो गई है। उनकी कांग्रेस वाले हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या करना चाहता है और क्या करेगा। तो अगर उनको पता नहीं घर वालों को, तो बेचारा हेमंत विश्व शर्मा क्या करेगा। हाँ एक बात है, हेमंत विश्व शर्मा ये 2 नंबर का योगी है, ये कभी भी उठा भी सकता है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। देखो नहीं आप हंसो मत, एक बात समझ लो, आप साइकोलॉजी कैसी होती है मालूम है। जब तक आप डर रहे हो तब तक आपको डराना आसान होता है। छड़ी जब हमारे हाथ में छड़ी होती है, हम बच्चे को डराते हैं, लेकिन एक बार 2 बार अगर उसको पीटोगे तो उसके बाद छड़ी का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि छड़ी मारेगा तो क्या अनुभव होता है वो जब बच्चे को हो जाता है तो वो छड़ी से नहीं डरता। इसलिए छड़ी का डर मन में होना चाहिए, छड़ी की यातना उसको अनुभव नहीं होनी चाहिए। तो एक बात है कि जब तक राहुल गांधी को ये बचाने की कोशिश कर रही है उसको वही कायम रखना चाहिए। अगर एक दिन उठा के अंदर डालते, ठीक है, 2-3 दिन में अभिषेक मनु सिंह वगैरह दौड़ धूप करेंगे, कपिल सिब्बल उसको बाहर निकालेंगे, लेकिन एक बार अरेस्ट हो गया तो उसके बाद 4 दिन के लिए होगा, 4 हफ्ते के लिए होगा और बाद में महीनों के लिए होगा तो भी कोई बात तक नहीं करेगा। और इसलिए ऐसे हाशिए पर मत लेके जाना कि तुमको सचमुच अरेस्ट हो। लेकिन राहुल गांधी को समझाए कौन? ये पगला है, समझाने से समझे ना। लेकिन ये बताया कि ये जो हिंदी वाला जो विवाद चला रखा है उद्धव और राज ने, उद्धव तो ज्यादा नहीं बोल रहे हैं अभी, तो राज ही राज बोल रहे हैं, पिछली बार बात भी हुई थी। लेकिन राहुल गांधी इसमें कहाँ है, किस तरफ है? नहीं उनको नहीं पता, मुझे कैसे होगा। अब जब राहुल गांधी की बात पूछते हो तो एक ध्यान में रखिए कि हम जिसके बारे में बोल रहे हो कम से कम उसको पता होना चाहिए ना वो कहाँ है। अब आप पूछेंगे कि एक जो कुछ चल रहा है दुनिया में उसमें मोदी जी कहाँ हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई कल तो बिहार गए तो रात को लौटे होंगे तो दिल्ली में होंगे। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये भी नहीं बोल सकते राहुल गांधी इंडिया में है या इंडिया में नहीं है, ये बोल सकते। अब इंडिया में नहीं है तो कहाँ गए? इटाली गए, बैंकॉक गए और वियतनाम गए, पता नहीं। बिल्कुल यही बात पॉलिटिक्स में उनकी है, उनको भी अभी पता नहीं कि हिंदी के बारे में राहुल गांधी के क्या ख्यालात है। वो जब तो वो तय करेंगे उसके बाद में हमारे पास खबर आ जाएगी ना, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है। अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, किसी पत्रकार ने उनको पूछा कि अगर आप अदानी 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 करते हो तो रेवंत रेड्डी ने भी उनको बुलाया, फिर और कोई एक उसने बुलाया, गहलोत ने बुलाया था,
तो बोले नहीं नहीं, वो एक फर्क कि फॉलोइंग द प्रोसेस, अगर प्रोसेस तोड़ी जाती है तो भाई आप ये बताओ कि अडानी की जो कुछ उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं जहां जहां, बीजेपी के हो या मोदी के हो, तो उसमें प्रोसेस कौन सी तोड़ी है? तो उनको ही पता नहीं प्रोसेस क्या होती है, लेकिन वो बोलते जाते हैं। इसलिए मोदी हिंदी के मामले में हो और कहीं हो, कहाँ है वो राहुल गांधी को पता नहीं, तो बेचारे उद्धव को क्या पता होगा? और जब तक वो तय नहीं करते तब तक उद्धव भी कुछ नहीं बोल सकता। अब राज ठाकरे आगे चला जा रहा है। राज ठाकरे तो भोजपुरी कुछ सम्मेलन था उसमें भी चला गया, उसने उसकी भूमिका, वो भोजपुरी वालों का जो सम्मेलन था मुंबई में कहीं, वहां चले गए, उसकी लाइन क्लियर है। ये उद्धव को ट्रैप में खींचा गया और उद्धव को समझा नहीं, वो घुस गया वहां कर। हाँ चलो ये साथ आता है तो कुछ वोट बढ़ेंगे तो बीएमसी जीते। अब इनकी हालत एक 5 साल पहले की 8 साल पहले की बात है, इनका मजाक उड़ाया जाता था कि कुछ भी हो मुंबई का मेयर शिवसेना का, ये मजाक उड़ाया जाता था। तो फिर ये तो मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री होते होते अब मेयर कैसे लाएंगे ये चिंता में है। मेयर कैसे लाएंगे? तो बोलते ना कि दुब्बे निकले थे चौबे बन छब्बे बनने वगैरह, बिल्कुल ऐसी हालत उद्धव ठाकरे की हो गई है। और उद्धव की ये हालत है तो कांग्रेस की और बुरी हालत है, क्योंकि ये अब आप देखिए पॉलिटिकल गेम कैसा खेला जाता है। ये 4 महीने से अगर आप मराठी या मुंबई का मीडिया अगर बारीकी से समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा क्या शरद पवार ने संन्यास ले लिया? नहीं तो जरा कुछ किधर होता है, मुंबई में बारिश ज्यादा हो गई, शरद पवार ने कुछ किया है, ये बातें होती थी ना। प्रचार की में बारिश आ गई, शरद पवार ने चमत्कार कर दिया। हर बात में शरद पवार होते थे। पिछले 3-4 महीने से इतनी घटनाएं हो रही है लेकिन शरद पवार का नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप बारीकी से देखें तो जो भी कुछ छोटी मोटी बात होती है इसके पीछे तो देवेंद्र का हाथ है। मतलब क्या हो गया, एक नया शरद पवार देवेंद्र नाम का महाराष्ट्र को मिल गया है। ये बताने वाले कौन है? जो कल तक कुछ भी हो शरद पवार की गुगली बोलते थे। अब आपको रिसेंट एक घटना बताता हूं। ये जो जन सुरक्षा बिल पास हो गया उसमें सारे हमारे यहाँ के लिबरल मराठी एडिटर एनालिस्ट जो है वो रो रहे कि अरे विधानसभा में एक मत से पारित हो गया, कैसे हो गया, आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो गेम क्या हुआ ये आज भी किसी को पता नहीं। आखिर में कल विधानसभा का सेशन खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अजीत दादा को बताना पड़ा कि गेम क्या हुआ है। ना ना अपोजिशन पार्टी को पता है गेम क्या हुआ, ना एनालिस्ट सूत्रों वाले हैं उनको भी पता नहीं कि गेम कहां हुआ। ये जो क्या बताया अजीत दादा ने? हाँ अजीत दादा ने वही बोला, अकेला देवेंद्र काफी है, ऐसा बोला है। अच्छा, ये बोलने वाला कौन है? अजीत दादा। और अजीत दादा ने उसका खुलासा किया कि सामने वाले एनालिस्ट लेकर अपोजिशन पार्टी तक सबको देवेंद्र ने कैसे हाथों हाथ उल्लू बनाया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बोलना पड़ा उनको। और कौन बोल रहा है? बाजू में देवेंद्र बैठा और यहां अजीत दादा बोल रहे हैं कि आपको उल्लू बनाया देवेंद्र ने। कैसे बनाया अब समझ लो। अब जब ज्वाइंट कमेटी बनती है कोई बिल पर तो उसकी कमेटी बनती है, उसमें सब पार्टी के लोग होते हैं। तो एक रूल ऐसा है विधानसभा का कि जो लोग कमेटी में हैं वो कुछ ऑब्जेक्शन लेते हैं, सुधार पेश करते हैं, और वो सब होकर जब बिल पेश किया जाता है तो जब बिल पास होने के लिए असेंबली में विधानसभा में आता है तो जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो उस चर्चा में भाग नहीं ले सकते। ठीक है। अब जब पिछले दिसंबर में ये बिल लाया गया और उसके लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई गई, उस ज्वाइंट कमेटी में
अपोजिशन के जो जोर शोर से बातें करने वाले लोग हैं उन सबको उसमें शामिल किया गया और ये तो खुश थे, हम तो कमिटी में हैं। लेकिन जब पारित करने का समय आ गया तो इनके मुंह पर पट्टी लगी थी रूल की। जो 2-3 लोग भास्कर यादव वगैरह बोलने के लिए खड़े हो गए तो जो विधानसभा के अध्यक्ष है बोले अकॉर्डिंग टू रूल आज आप बोल नहीं सकते, आपको जो बोलना था वो कमेटी में बोलना था, आप बोल चुके हैं, आपका जो रिपोर्ट आया उस पर बिल बना है, अब पारित करने के लिए बिल आया है तो बाकी मेंबर बोल सकते हैं, आप कमेटी मेंबर है इसलिए बोल नहीं सकते। और इसलिए ज्यादा बिना चर्चा होते हुए कुछ घंटों में ये बिल पास हो गया। तो उस रूल का कितनी चालाकी से देवेंद्र ने इस्तेमाल किया कि इनके बोलने वाले लोग थे उनके मुंह पर ज्वाइंट कमेटी नाम की टेप लगा दी और ये सब हो गया तो भी जो एडिटर्स है या अपोजिशन पार्टी के लीडर है उनको पता नहीं चला कि वो उल्लू बन गए। और आखिर अजीत दादा को बोलना पड़ता है, मेरे साइड में बैठा है उसने आपको हाथों हाथ उल्लू बनाया, ये उनको बोलना पड़ रहा है। सामने वाले उल्लू बने उनको तक पता नहीं हम कैसे उल्लू बन गए। और ये जो सारे संपादक है हमारे निखिल वागड़े से लेकर कुमार खेतकर वगैरह हो, ये रो रहे अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, ज्यादा बिना चर्चा के ये बिल पारित कैसे हो गया। यानी देवेंद्र जो चालाकी करता है वो चालाकी क्या है उसका पता नहीं, वो बात नहीं करता, जो करना है वो कर जाता है और करने के बाद भी इनको पता नहीं चलता। हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, केसा ने गला काटने, यानी बाल का इस्तेमाल करके आपका गला काटा जाता है। तो गला काटा गया है लेकिन आपकी मुंडी अभी भी धड़ पर है तो आपको भी पता नहीं चलता मैं जिंदा हूं या मर गया। तो समझा। तो ये बात है कि जब ओंकार जी तो के पास चलते हैं। नहीं, जब ऐसी बात होती है तो उद्धव बेचारा क्या करेगा, वो तो पॉलिटिशियन है भी नहीं। ओंकार जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मैंने सुना कि राहुल गांधी की तरफ से या खड़गे जी की तरफ से, खड़गे तो वैसे राहुल गांधी के वही है, क्या बोलते हैं, डमी ही हैं, तो उनकी तरफ से जो विधानसभा में कांग्रेस के नेता हैं, क्या नाम है उनका, वेनगुट्टीवार, उनको नोटिस दिया गया है कि आपने इसको अपोज क्यों नहीं किया। सबसे पहले तो भाऊ को और संजय जी आपको नमस्कार। देखिए बात ऐसी है कि भाऊ ने बहुत विस्तार से देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया एक खेल जो है वो बता दिया है। तो उसमें अब कांग्रेस के विधायक दल के नेता क्या ही कर सकते थे, और वहां पर चूंकि एक एमबीए अभी भी ओकेशनली जिंदा है, जैसे यहाँ केंद्र में जब जरूरत पड़ती है तो इंडिया अलायंस को जिंदा कर लिया जाता है वरना उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया जाता है, तो महाराष्ट्र में भी वही है। महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनका एक अलायंस अभी जिंदा है। ओकेशनली उसको कभी कभी जीवित कर दिया जाता है, कभी कभी महीनों मीटिंग नहीं होती है। तो वहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति किसने पैदा कर रखी है? खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पैदा कर रखी है। अगर आपको अपने विधायक दल के नेता से कोई जवाब तलबी करनी पड़ रही है कि जन सुरक्षा बिल पर आपने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रखी है वहां पर, ये किसकी खड़ी की हुई है? ये कांग्रेस की ही खड़ी की हुई है। वरना आप अलग हो जाइए, उसके बाद शायद स्वतंत्र रूप से वो सोचना शुरू करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे कि ये बिल लाया जा रहा है, इस पर हमें क्या स्टैंड लेना है। तो अभी तो वहां पर एकदम जिसको कहते हैं कि असमंजस की स्थितियां हैं। तो ये एक्चुअल में इसका कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है विधानसभा चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस जी ने, इससे आप अंदाजा लगाइए। अकेले भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें,
और ले दे करके इस एमवीए में भी सबसे बड़ा दल कौन? उद्धव ठाकरे, 20 सीटें। तो और फिर 16 सीटें कांग्रेस की, और 10 सीटों पर रह गए महान चाणक्य जी, शरद पवार साहब। तो ये तो स्थिति करके रखी हुई है इनकी। इन तीनों की मिला लें तो 50 सीटें नहीं है। तीनों के मिला के एक नाथ शिंदे से कम है। यस, एकनाथ शिंदे की 57 है और इनकी 46 सीटें बैठती हैं तीनों की। तो ये कंफ्यूजन की ही वजह है, और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और कुछ भीतरी ईगो के क्लैश भी हैं। अब आप देखिए, पिछले दिनों मेरी भाव से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड फोन पर। मैं समझना चाह रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दूसरी बार मिले। एक बार विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष थे अंबादास दानवे, उनका कार्यकाल चूंकि खत्म हो रहा है तो उनका एक विदाई समारोह था। तो उसमें भी जब फोटो सेशन हो रहा था तो एक बड़ा सीन क्रिएट हो गया। एकनाथ शिंदे के बराबर में एक खाली कुर्सी छोड़ी गई थी उद्धव ठाकरे के लिए। अब इसको शरारत नहीं तो क्या कहेंगे। तो वो उस सीट पर नहीं बैठे। जो महिला थी गोरे, उनको फिर उन्होंने इशारा किया कि आप इधर आ जाओ, मैं इसके साथ नहीं बैठना चाहता। एक दूसरे का अभिवादन तक नहीं किया। तो वहां पर कुछ चुहलबाजी हुई। देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ हंसी मजाक में उनको ऑफर दे दिया कि भाई देखो 2029 तक मेरे तो विपक्ष में जाने की कोई उम्मीद नहीं है, आप इधर आ सकते हो। फिर अगले दिन विधान परिषद के सभापति के चैम्बर में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने के लिए पहुंच गए। अब जैसा मतलब मीडिया का एक स्वभाव रहता है कि कुछ भी नहीं है तो कुछ नमक मिर्च कुछ मसाला लगाओ, कुछ बनाने की कोशिश करो, बिना पंख के भी चिड़िया को उड़ाने की कोशिश करो, अगर उड़ जाए तो थोड़ी सी टीआरपी मिले। वो सब प्रयास किए गए, लेकिन बाद में पता लगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। वो तो मामला ही दूसरा था जिसको डिस्कशन करने के लिए वो गए थे। वो गए थे कि विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो किसी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिल जाए। वो किसके पास गए? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास। किनके पास? 2019 में जो लगातार इनको फोन कॉल कर रहे थे और ये देवेंद्र फडणवीस का फोन उठा तक नहीं रहे थे। आज स्थिति ये आ गई है कि आज नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए भी उनको देवेंद्र फडणवीस के सामने जाकर के एक तरीके से गिड़गिड़ाना ही कहेंगे, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अच्छा, बन नहीं सकता जब तक के कांग्रेस और एनसीपी आपको लिखित में एक पत्र ना दे दे कि भाई हम इनके लिए इनके कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, वो अपना हाथ नहीं कटवाना चाहते। इनके 20 एमएलए हैं, 288 के सदन में कम से कम 29 सीटें चाहिए आपको नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए। तो ये जो मैं अंतर विरोध की बात कर रहा था, ईगो क्लैश की बात कर रहा था, पद किसके पास होना चाहिए इसकी बात कर रहा था। अब देखिए, एनसीपी और कांग्रेस तो स्वाभाविक सहयोगी हैं, वो पहले भी साथ रहे हैं। वहां आकर के घुसे कौन थे मुख्यमंत्री बनने के लिए? उद्धव ठाकरे। तो ना तो शरद पवार बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष पद पर, ना कांग्रेस अपने पत्ते खोल रही है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि जो दोनों स्वाभाविक सहयोगी हैं वो उनको सपोर्ट करें और इसमें देवेंद्र फडणवीस कोई भूमिका निभा दे। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू, तो वो सिचुएशन में आज देवेंद्र फडणवीस वहां दिखाई दे रहे हैं। जी। और भाऊ एक और दिल्ली में बड़ा एक चर्चा का विषय है कि अभी मोदी जी जो थे वो प्रेसिडेंट से मिले थे जाके, और इधर
होम मिनिस्टर जो हैं वो राजनाथ सिंह जी से मिले जाके थे। इधर आपके म्यांमार में कुछ एक्शन इतना बड़ा भी हुआ है। क्या कुछ ईस्टर्न सेक्टर में कुछ होने की संभावना है क्या? बिल्कुल मुझे लगता है, बिल्कुल। मैं वही तो आपको शुरू होने से पहले बोल रहा था कि जो अचानक से कश्मीर में 20,000 से ज्यादा सीआरपीएफ लोग भेजे गए। दूसरी बात यह कि बार बार चाइना में जाकर पहले डोभाल जाकर आ गए, फिर राजनाथ जाकर आ गए, फिर जयशंकर जाकर आ गए। जयशंकर ने तो आप तो अभी जो कहावत कही कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो एक चिनिया निकल कर लाए ना जयशंकर, जो 20 दिन से कहाँ गायब था। शी जिनपिंग उसको दुनिया को पता नहीं लग रहा था, वो खोद के निकलने के लिए तो जयशंकर चाइना गए थे। और जयशंकर के साथ फोटो आ गई तब लोग बोलने अरे रे 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 रे, शी जिनपिंग तो है अभी। यहां तक वो भाग गए, मारे गए, बीमार है, क्या क्या बातें निकल रही थी। तो बात एक है कि जिस ढंग से वो ये पाकिस्तान की तरफ एक जमावड़ा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल 180% 180 जो अंश में कुछ होने जा रहा है डिग्री, बांग्लादेश में कुछ होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसका और एक रेफरेंस मैंने कल कहीं सुना है, पक्का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में एयर स्पेस बंद करने की घोषणा 31 जुलाई तक भारत ने की है कि हम कुछ मिसाइल का परीक्षण वगैरह करने वाले हैं। इसलिए तो अगर ये परीक्षण वहां होने वाला है, इसके लिए एयर स्पेस के लिए सब एयरलाइंस वगैरह को अलर्ट किया गया है, तो कश्मीर में जमावड़ा क्यों हो रहा है? तो दिखाने के लिए वहां है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जो बोलते हैं ना। तो मुझे लगता है कि कुछ तो बांग्लादेश में होने जा रहा है। अब इसका और एक हम ढूंढने की कोशिश करें तो इसी समय शायद लद्दाख वगैरह में पृथ्वी 2 आकाश 2 का जो परीक्षण हुआ है वो चीनी बॉर्डर पर हुआ है। तो चीनी बॉर्डर पर तिब्बत वगैरह की तरफ से अगर ये परीक्षण होता है तो चीन को दिखाया जा रहा है कि भाई हमारा तो यहाँ ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है। तो बांग्लादेश की तरफ मुड़कर देखोगे तो आग फूट जाएगी। ये उसका सिग्नल मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने कुछ जो अनमैन व्हीकल होता है वो भेजकर बादल के पीछे खड़ा कर दिया था और उसको भेद करके अग्नि 2 या आकाश 2 से कुछ किया है। और इसी वक्त कश्मीर में ये अचानक से इतनी बड़ी तादाद में जो सीआरपीएफ भेजी गई है और बे ऑफ बंगाल में एयर स्पेस बंद करने की जो खबर है, ये सब मिलाकर देखे तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और 1 साल की बात है, पिछले अगस्त में हसीना वाजेद को ढाका छोड़कर भागना पड़ा था। क्या अगले महीने वापस हसीना वाजेद बांग्लादेश जाने की तैयारी हो चुकी है? और उसका ऑपरेशन ये है कि अगले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 बांग्लादेश में होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट नहीं होगा, वो ऑपरेशन मंगलसूत्र होगा। हाँ वो तो होगा। ओंकार जी, वो जो एक शायद हम ये बोल सकते हैं कि जो बीच में 1 साल भर क्षुद्र लोग थे उनको भद्रलोक बनाने की कोशिश होगी। जी, तो ऑपरेशन मंगलसूत्र के बारे में क्या कहना है आपका ओंकार जी? इधर देखिए ऑपरेशन, इनको भाव तो जो सिंदूर है चढ़ाया गया, उनको मंगलसूत्र चढ़ाया जाएगा। संजय जी, ये ड्यू है और अभी मौसम शायद इसकी इजाजत नहीं देता है। जिस तरह से बारिश वगैरह शुरू हुई है उसमें कुछ दिक्कतें हैं और बाधाएं हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद ये बारिश का मौसम एक बार निकल जाए तो उसके बाद वो ड्यू है वो होगा। लेकिन इस बीच हमें ये भी देखना पड़ेगा
कि चुनाव जो है वो इतना नजदीक ना आ जाए और इतनी देरी ना हो जाए इस ऑपरेशन में, जो भी कुछ होना है कि वो चुनाव के नजदीक जा करके हो। तो मुझे लगता है कि ये बारिश खत्म हो और जो पेचीदगियां हैं, बारिश की बाधाएं हैं, वो दूर हों, तो उसके बाद ये होना तो है, ये तो बिल्कुल तय है। और बांग्लादेश का जो मौजूदा प्रशासक है, शासक है, क्या है ये, मोहम्मद यूनुस, ये बहुत समय से एक तरीके से भारत को उकसाने का काम तो कर रहा है। इसको इशारा भी किया गया था, बताया भी गया था कि वहाँ जिस तरीके से हिंदुओं के धर्म स्थलों को, हिंदुओं को, उच्च पदों पर बैठे हुए हिंदू जो ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, जबरन उनको बेइज्जत करके इस्तीफे लिखवाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, माँ बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मत पर हाथ डाले जा रहे हैं, तो ये सब चीजें कितनी देर तक बर्दाश्त की जाएंगी। और चूंकि अब बांग्लादेश एक अलग देश है और भले ही वो 1947 तक भारत का हिस्सा रहा, लेकिन हर देश की अपनी एक संप्रभुता होती है, उसका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के साथ होती रही हैं और जिस तरीके से वो मार्जिनलाइज कर दिए गए, उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया गया, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी जो पूजा पद्धति है उससे रोका जा रहा है, उनको कन्वर्ट करके जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये सब चीजें लगातार हो रही हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है, जो हमारे यहाँ का विपक्ष है वो मुस्लिम वोटों के चक्कर में इन सारी घटनाओं पर एक तरीके से मुंह में दही जमा करके बैठा हुआ है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इसको लेकर के सरकार के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करता रहा है और सरकार की जितनी सीमाएं होती हैं उन सीमाओं में संदेश और संकेत दिए गए हैं बांग्लादेश को, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि भारत को उकसाने का काम किया है यूनुस ने। चिकन नेक का नाम लेकर के 2-3 बार इस तरह की हरकतें की हैं और चीन को भी ये कहा कि भाई आप फला जगह आकर के अपना एयर बेस बना लीजिए, एयरफील्ड बना लीजिए। तो ये एक तरीके से इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कने की कोशिश। तो ये चीजें भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? मुझे लगता है कि समय की बात है, समय जैसे ही अनुकूल होगा ये ऑपरेशन तो होना है। जी भाऊ, बड़ी चर्चा चल रही है आजकल की साहब, मोहन भागवत जी और मोदी जी जो हैं वो 75 साल की आयु पाने पर रिटायर हो जाएंगे। हाँ, वो तो चर्चा होती रहती है, क्योंकि संघ के अंदर जो होता है वो संघ छोड़कर बाकी सब सूत्रों को मालूम होता है। आप ये सवाल मुझे पूछ रहे हैं, ये अगर भागवत से पूछेंगे तो भागवत जी बोलेंगे कि भाई तुम एक काम करो, अशोक वानखेड़े से पूछो क्या चल रहा है, वानर वेड़े, आशुतोष से पूछो, या वो कोई शर्मा फर्मा वगैरह है, ये लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं। शायद जो ज्वाइंट कमेटी जेपीसी अपॉइंट की जाती है ना, संघ ने इन लोगों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है कि भाई संघ क्या करे, ये जरा आप उसका एजेंडा बनाओ, मसौदा बनाओ, उस पर संघ चलेगा। अरे ऐसी बात नहीं होती। एक बात होती है कि जो बोल रहा है वो आप समझने की कोशिश करना जरूरी है। वो क्या बोल रहे, उन्होंने जो रेफरेंस दिया था उस भाषण में, मोरोपन पिंगले का जो जन्म शताब्दी वगैरह कुछ थी, इस वक्त उन्होंने जो भाषण किया उसमें उन्होंने एक उनकी एक याद बताई कि भाई उनकी जब 75 ईयर का जो बर्थडे था उसमें उन्होंने कहा कि 75 के बाद आपको हट जाना चाहिए। ये मोरोपन पिंगले ने उस समय बोला था, तो उस समय बोला था वो कौन सुनेगा। तो बात ये होती है ना कि मैं बहुत कुछ बोलूंगा
लेकिन आपको अगर जो सुनना है वही आप सुनना चाहते तो मैं क्या बताता हूं उससे मतलब नहीं होता। और दूसरी बात होती है, आपको एक याद दिला दूं, शायद 5 साल पहले या 10 साल पहले, 14 या 19 के चुनाव के पहले मोदी जी के जो अलग अलग चैनल पर पूरे एक एक 1.5 घंटे के इंटरव्यू हुए, उसमें से किसी एक इंटरव्यू में रिटायरमेंट के बारे में मोदी ने एक कहानी कही थी। उन्होंने कहा था एक बार जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके घर निवास पर कुछ नेता, अरुण जेटली थे, प्रमोद महाजन थे, अपने मुरली मनोहर जोशी थे, अडवाणी थे, और चर्चा छिड़ गई कि भाई रिटायरमेंट के बाद हर एक कोई क्या करेगा, आपका क्या प्लानिंग है। तो हर एक का कोई कोई कारण दिखाया गया, और आखिर में सबसे छोटा था, तो लास्ट में मुझे पूछा गया कि तुम रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। तो अपना रिटायरमेंट का प्लान मोदी जी ने उस वक्त बता दिया है, लेकिन जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिनको याद रखना है रखेंगे। मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने वाजपेयी वगैरह को जवाब दिया था कि मैंने तो संघ के लिए और देश के लिए और हिंदुत्व के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मेरा जीना ही हिंदुत्व है, मेरा जीना ही संघ का काम है। तो उससे रिटायर होने का मतलब सांस भी लेना बंद करना हो जाएगा। तो इसलिए सांस लेना बंद कैसे करूं, ये मैंने नहीं सोचा है। तो इसमें रिटायरमेंट की जो आइडिया आपकी है और मोदी की है, उसका फर्क आप समझ सकते हो। और दूसरी बात ये होती है, जो लोग गृहस्थी करते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए रिटायर होना, नौकरी करते हैं तो रिटायर होना बात अलग होती है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, उनके लिए रिटायरमेंट नहीं होती, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन हम अपनी गृहस्थी का जो तरीका है उसी तरीके से तपस्वी के बारे में सोचते हैं, तो ये मामला निकल आता है। तो इसलिए ये जो कुछ बोला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। अगर उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी और ठीक ठाक है, तो 29 क्या 34 के बारे में उन्होंने तो वो इंडिया टुडे का अरुण पुरी को टॉन्ट मारा था, याद है कि आप 2029 में अटक गए, मैं तो 247 की बात कर रहा हूँ, मैं 2047 की बात कर रहा हूँ, मैंने एजेंडा बनाया, और आप तो 2029 पर अटक गए। ये बात बोली थी, आपको याद होगी। और जाते जाते जो बांग्लादेश के बारे में ओमकार जी ने बोला है, उसके बारे में थोड़ा कहूंगा। देखो, मोदी जी ट्रेडिशनल वॉर नहीं करते। बारिश, मौसम, ये ट्रेडिशनल वॉर की बात होती है। और आज के हम अगर ऑपरेशन सिंदूर या बाकी के मामले अगर देखते हैं, तो एक बात होती है कि आजकल हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, हम लड़ाई जरूर करते, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करते। अगर बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करनी है तो बारिश या मौसम क्या करता है उससे हमको परवाह नहीं। हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, वो उस समय का जो सीजन होता है, माहौल होता है, मौसम होता है, उसके अकॉर्डिंगली होती है। और इसलिए मेरा ख्याल है कि आज मौसम क्या है वो बात नहीं है। अगले साल के आरंभ में वेस्ट बंगाल का चुनाव है, उसके लिए मौसम बनाना, यही इसका एक कारण हो सकता है। इसलिए नॉन ट्रेडिशनल वॉर में हम अभी माहिर हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि शायद अगले 8-10 दिन में कुछ होने जा रहा है ईस्टर्न साइड में। भाऊ, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर आपको ये चिकन नेक चौड़ी करनी है तो उसके लिए आपको अपनी आर्मी जो थल सेना है वो आपको उतारनी पड़ेगी कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए। जो पाकिस्तान में किया गया है 6-7 मई की रात को या 9-10 मई की रात को, वो तो हमारी मिसाइलों ने कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लैंड को कब्जे में लेना है और इस चिकन नेक को चौड़ा करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अभी अगर बारिश है, जल भराव है, दूसरी तमाम चीज़ें हैं,
बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, तो उसमें ये कितना प्रैक्टिकल है? बिल्कुल वो मैं आपको बताऊं, एक सूचना दे देता हूं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले वेस्टर्न सेक्टर में एक ऑपरेशन गगन विजय करके, जो वेस्टर्न कमांड है आर्मी की, उसने पूरी एक्सरसाइज की है। और आजकल इनकी टैक्टिक्स बदल गई हैं, क्योंकि अब पहले जो है आर्मी के पास भी पूरे ये आपके ड्रोन के रेजिमेंट्स आ गए हैं, और ये पहले ड्रोन चला के फिर उसके बाद करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक भी किया था यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में, जो सिलीगुड़ी के पास जो इनकी कोर है, कोर हेडक्वार्टर के नेतृत्व में। तो उसमें भी यही था, और उसमें भी इनकी जो एम्फीबियन यूनिट्स थी उन्होंने भी भाग लिया था। तो यहाँ पर जो चिकन नेक वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो चिकन नेक का जो क्षेत्र है ना, उसमें कोई बड़ी नदी नहीं आती, क्योंकि वो चिकन नेक जो है इनको तीस्ता के तट तक ही करना है, तीस्ता क्रॉस नहीं करनी। तो उनका बड़ी जो बाधा आएगी वो तीस्ता नदी आएगी, तो तीस्ता के पहले पहले ही रहना है, तो वो अगर करना चाहेंगे भी तो कर लेंगे। और पूरी जो एम्फीबियस एक्सरसाइज है वो ये कर चुके हैं, तो तैयारी तो है, जी करेंगे हाँ या जी, नहीं करेंगे वो अलग बात है। तैयारी है, तैयारी। जी, तो आइए मैं जो ट्रेडिशनल वॉर के परे जाते हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो अभी ये जिस ढंग से जा रहे हैं, ये हमारे दिमाग की बात नहीं है, हमारे दिमाग के बहुत आगे जाने वाली बात है। लेकिन एक बात साफ है, ध्यान में रखो कि आज तक जिस ढंग से वॉर हुआ है, उस ढंग से हम वॉर अभी नहीं करते। या ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें समझना चाहिए, दुनिया समझने की। वो स्पेंसर नाम का कोई पेंटागन का बड़ा रिटायर्ड है, उसने भी बोल दिया ना कि ये वॉर गेम में सबसे बड़ा एक पाठ बन गया, लेसन बन गया, जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो इसलिए, और दूसरी बात आपने जो बोला है, तो आप तो मांसाहारी नहीं हो, मैं हूं, यानी पहले जैसे इतना नहीं हूं, लेकिन हूं। तो चिकन नेक की जो बात है, मैं एक गांव गया था महाराष्ट्र के, तो वो मुर्गी काटते हो मैंने देखा था, लेकिन साला बिना काटे हुए मुर्गी कैसे मारकर खाते हैं, ये मैंने पहली बार देखा। तो मैंने उनको पूछा ये क्या मामला है, तो उन्हें मुंडी तो काटी नहीं। मैंने बोला ये क्या तरीका है, तो वो बोला वो हम इस ढंग से करते कि जो खून निकल जाता है वो भी निकल ना जाए, इसलिए मुर्गी ऐसे मारी जाती है कि वो जो खून है वो उसके मांस में जम जाता है। तो मांसाहारी मोदी जी भी नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि चिकन ने सीधा कैसा करना है वो उनके बहुत सारे साथी जानते हैं। तो इतना जब हम जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से मोदी नहीं सोचते, पहले सोचो। ओंकार जी, आपका रिटायरमेंट पे क्या कहना रिटायरमेंट मोदी जी का? है? अरे तो वानर वेड़े बोल रहा है। देखिए, मोदी जी को ये देश रिटायर नहीं होने देगा, ये हमें समझने की जरूरत है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, उन्होंने अपना एक ऐसा स्थान बना लिया है कि अब उनको कोई जाने नहीं देगा। हाँ, स्वास्थ्य कोई कारण बन जाए या कोई ऐसी अपरिहार्यता हो जाए जो ईश्वर करे कभी ना हो, तो अलग बात है। अब आप देखिए, मैंने एक प्रोग्राम किया था अब से कुछ पहले, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 21 जुलाई को, और प्रधानमंत्री 23 जुलाई से 4 दिन की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। 2 दिन ब्रिटेन में रहेंगे, वहां पर एफटीए पर साइन होने हैं, ट्रेड डील पर साइन होने हैं, और फिर 2 दिन वो मालदीव में लगाएंगे। अब बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे, विपक्ष के लोग चिल्लाएंगे, अरे भाई संसद का अपमान है, प्रधानमंत्री जी जब संसद सत्र चल रहा है तब विदेश यात्रा पर निकल गए। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये देश भी अब इन चीजों को समझने लगा है कि ये जो 4 दिन मोदी जी ने निकाले हैं 23 से 26 तारीख तक, 4 दिन तो छोड़िए, कम से कम 10 दिन विपक्ष संसद का खाने वाला है, हंगामा करके संसद को नहीं चलने देने वाला है। तो इन 10 दिनों का उपयोग, सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, ये मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा कि चलो, ये ब्रिटेन पिछले 3 साल से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी, इसको सिरे चढ़ा करके आता हूं।
आप यहाँ हंगामा करो, प्रेस के सामने जो इतना ड्रामा करना है करो, पार्लियामेंट के भीतर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, मैं जरा काम निपटा के आता हूँ। फिर मालदीव में उनका राष्ट्रीय दिवस है, उसके चीफ गेस्ट बनाए जा रहे हैं, वहां जाकर के होकर के आएंगे। यानी अगले हफ्ते की संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे। तब तक अगर ये शांत हो गए तो अच्छी बात है, अशांत रहे तो वो और मामले निपटाने शुरू कर देंगे। उनके तो सामने बहुत सारे काम है। तो ये एक अलग तरीके से काम करने वाला प्रधानमंत्री है। और लोग अगर ये दिमाग में जमाए बैठे हैं कि साहब वो पद से चिपके रहना चाहते हैं, तो भाई उनकी अब तक की जो कार्यशैली है, देश के प्रति या कार्यों के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है, 13 साढ़े 13 महीने साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी 11 साल कंप्लीट कर लिए एज प्राइम मिनिस्टर। कोई छुट्टी वुट्टी लेते नहीं हैं, हर समय काम करते रहते हैं, विदेश यात्राओं पर भी जाते हैं तो होटल में नहीं पड़े रहते हैं, रात्रि का समय विमान में बिताते हैं दूसरे देश जाने के लिए, और लगातार काम कर रहे हैं। तो भाई ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? बहुत सारे प्रधानमंत्री तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने नौसेना का पूरा बेड़ा ही जश्न मनाने के लिए अपनी ससुराल वालों के साथ और अपने मित्रों के साथ उसको समुद्र के बीच में बुला लिया था। ऐसा मोदी जी तो करते नहीं है। तो ये बहस ही बेकार है। एक्चुअल में क्या है, ये सब लोग अब फेड अप हो चले हैं। इनको लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है केंद्र की सत्ता में वापसी की। इसलिए जब मौका लगता है तब इस तरह की बातें उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक मिनट में थोड़ा इससे जोड़ दूं कि ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी जी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री, पूरा देश तो अमित शाह चला रहे। ये क्यों नहीं समझ रहे? मुझे याद है 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद, और मैंने यूट्यूब बनाया भी नहीं था उस वक्त, हमारा एक मराठी यूट्यूब चैनल है, वहां मैंने चुनाव और नई सरकार बनने के बाद वीडियो दिया था कि मोदी 2.0। तो मैंने बोल दिया था अभी देश में 2 प्रधानमंत्री है, 2 गवर्नमेंट है। एक इंटरनल गवर्नमेंट चलाएगी, एक दुनिया के लिए इंडिया गवर्नमेंट चलाएगी। मोदी सरकार विदेश के लिए है और देश के अंतर्गत मामलों के लिए अमित शाह सरकार है। तो ये कॉन्फिडेंस देखो कि अधिवेशन शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री बाहर निकल जा रहा है, उसको मालूम है क्या करना है। अब देखो इतनी पूरी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, ये सब मामले चल रहे थे, इस दरमियान मोदी जी ने कितने विदेश दौरे किए हैं। देश क्राइसिस में है, लेकिन कुछ भी जरूरत नहीं है। राजनाथ हो या अमित शाह हो, ये मिलकर सरकार चला रहे। मोदी जी की जरूरत नहीं है। जहां मोदी जी की जरूरत है वहां मोदी जी पहुंच जाते हैं। तो मुझे ये जो नवजोत सिद्धू है, उसका एक परसों 2-3-4 दिन पहले एक वीडियो देखा, तो उसने एक अपनी याद बताई कि तेंदुलकर नया था, ये पुराना था, और वेस्ट इंडीज के साथ मैच थी, तो कर्टनी एम्ब्रोज इतना लंबा था, ऊंचा था, और ऐसे बॉल डाल रहा था कि बहुत डरने का मामला था। एक पूरा जो ओवर 6 बॉल, बोले बैट छोड़कर शरीर पर हर जगह लगे लेकिन बैट पर नहीं लगा। तो जो बीच में फील्डिंग चेंज हो रही थी, तो मैंने तेंदुलकर को बोला, तेंदुले यार गड़बड़ हो गई है, ये बॉल टप्पा खाता है उसके बाद शरारत करता है। तो दूसरी ओर में 1-2 बॉल खेलकर मैंने लेग बाय लेकर मैं भाग गया और 4 बॉल तेंदुलकर के लिए छोड़ दिए। तो चारों बॉल पर 6 या 4 मार रही तेंदुलकर ने। और बाद में जब ओवर खत्म हो गई कर्टनी एम्ब्रोज की, तो मैंने तेंदुलकर को पूछा, यार तू क्या कर रहा है? अरे वो इतना फास्ट बॉल डाल रहा है, तू आगे दौड़कर आ रहा है। तो तेंदुलकर यंग था, तो उसने जो जवाब दिया वो समझना जरूरी है। तेंदुलकर बोला, यार तूने ही तो बोला था कि टप्पा गिरने के बॉल शरारत कर रही है, मैंने टप्पा गिरने ही नहीं दिया।
तो मोदी जी बैटिंग किस ढंग से करते हैं ये समझने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल थीरीज नहीं चलती, आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में और क्या क्या तरीके हैं। तो एक और जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, मित्र है हमारे ओंकार जी के, अजीत अंजुम और राजदीप सरदेसाई, ये जो है ये अपना एक तरह से कहें कि पता नहीं क्यों सर नोच रहे हैं कि साहब की वो औरंगजेब और अकबर की बड़ी बदनामी कर दी एनसीईआरटी ने। तो क्या कहेंगे आप ओंकार जी? ये इनके आराध्य देव होंगे औरंगजेब और अकबर, भारतीयों के तो नहीं हैं। और भारतीयों के जो आराध्य देव हैं वो तो भगवान राम हैं या कृष्ण जी हैं या महादेव हैं या दूसरे देवी देवता हैं। तो मुबारक हो राजदीप सरदेसाई को और अजीत अंजुम जैसों को, या और जितने भी ये इस तरह के विदेशी आक्रांताओं और मुगल कालीन जितने भी ये अत्याचारी शासक हुए हैं उनकी प्रशस्ति के लिए। दिक्कत तो यही है सबसे बड़ी इस देश में, लड़ाई तो इसी बात की चल रही है। जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारे जो जिनसे हमारी पहचान है, वो इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। इनके लिए वो मायने रखते हैं जिन्होंने इस देश को लूटा है, नोचा है, जिन्होंने हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए हैं, सनातनियों पर अत्याचार किए, उनके धर्म स्थलों को नष्ट और भ्रष्ट किया है। अगर ये उनके लिए चिंतित हैं तो फिर इनको शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। भाऊ कभी कभी कहते हैं, वही रिपीट कर देता हूं, कि अगर आपका दुश्मन आत्महत्या पर उतारू है तो आप क्यों रोकें उसे। तो ये वही लोग हैं, इनकी पहचान यही बन गई है संजय जी, और इनका हम जिक्र भी क्या करें। ऐसी मानसिकता पर केवल हंसा जा सकता है, तरस खाया जा सकता है, इसके अलावा क्या कहें। मैं मानता जी हूं भाऊ। ये शापित गंधर्व है। वो शापित गंधर्व होता है ना, तो उसको जब शाप दिया जाता है तो वो एक उत्शाप मांगता है कि भाई हमें पृथ्वी में, जब पृथ्वी पर जाकर मानव बनना है तो हमें उससे मोक्ष जो है वो भगवान आप ही दे दे। इसलिए 10 अवतार जो हो गए, 10 अवतार, उसका कारण ही है। तो वही ये हमको दिखाई देता है कि रावण होता है या कंस होता है, वो हम मानते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली गंधर्व है। तो अजीत अंजुम है, ये ओरिजिनली गंधर्व है। वो मिस्चिफ की, उसलिए उनको शाप मिला है। इनको मोक्ष तो मोदी ही देंगे। ये जितना उकसाएंगे उतना मोदी का अगर फायदा हो रहा है तो हमको रोने की जरूरत नहीं ना, ये उनको काम करना चाहिए। देखो, अगर एक स्टोरी है, उपन्यास है, फिल्म है, उसमें विलन नहीं होगा तो फिल्म नहीं बनेगी, कथा नहीं बनती। विलन की जरूरत होती है। तो ये भी अपना जो उनका जो रोल है वो अदा कर रहे हैं, हमको वो समझना चाहिए। जूते खाना वो भी उनका काम है, बेचारे कर रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा क्या बोलते योगदान है। मोदी की सक्सेस स्टोरी में इन लोगों का जितना योगदान है उतना संघ का भी नहीं है। इन्होंने जितना मोदी को बदनाम किया उतने मोदी निखरते गए। तो मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, इन लोगों का मैं सम्मान करता हूं। हाँ, आप हंसो नहीं, इन लोगों ने मोदी को आपके गोद में लाकर डाल दिया है, भारतीय जनता के। 2012-13 के पहले आप कितना मोदी को प्राइम मिनिस्टर के देखते तक नहीं थे, लेकिन ये जितना बदनाम करते गए उतने ऑल इंडिया मोदी की इमेज बनती गई। वो संघ के कारण नहीं हुई है, मोदी ने खुद नहीं बनाई है। मोदी ने कोई पीआर एजेंसी अपॉइंट करके अपनी ऑल इंडिया इमेज नहीं बनाई है। 2011 में
इन्हीं लोगों ने जन लोकपाल और क्या बोलते हैं केजरीवाल वगैरह खड़ा कर दिया, एक माहौल बना दिया। अब माहौल बना दिया तो उसके लिए कोई लड़ाकू हीरो चाहिए, इन्होंने ही लाकर पेश कर दिया। तो हमें इनके आभार व्यक्त करने चाहिए। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। अगर राहुल, राजदीप या बरखादत्त हो या अजीत अंजुम वगैरह जैसे लोग नहीं होते तो हमें मोदी जी नहीं मिलते। अभी बिहार में बड़ा घमासान चल रहा है ओंकार जी। कल देखिए, तो बिहार बड़ी दिलचस्प स्थिति में जाकर के खड़ा हो गया है, और मुझे अगेन फिर यही लगता है कि चूंकि दीवारों पर स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, जिसको ये लोग अब पढ़ पा रहे हैं ठीक तरीके से, इसलिए इनकी बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। तेजस्वी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, या कल देखा है आपने कितना बड़ा ड्रामा प्रशांत किशोर की तरफ से हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, बल्कि ये तंज भी कसा कि अब पता चल रहा है कि ममता बनर्जी ने वो चोट लगने का ड्रामा क्यों किया था, कि किसके साहब कहने से किया था? किसके कहने पर किया था। तो ये, और उसके बाद संजय जी अगर आप देखें बड़ा माइन्यूटली उन चीजों को, अगर आप देखें जिस तरह के इनके जेस्चर आए हैं कि साहब पसली टूट गई है, पसली में बड़ी गंभीर चोट लग गई है, जिस तरह करहा रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, पसीना पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में उस वीडियो के साथ कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है, उसको जरा संबल जैसे पिक्चरों में होता है ना, कि कोई अगर ट्रेजेडी हो जाए, ट्रेजेडी सीन है और दर्शकों को थोड़ा सा और मोटिवेट करना है, तो उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक काम करता है। तो फिर बाद में सोशल मीडिया पर इनकी अपनी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर वो म्यूजिक डाल करके उसमें उसको दर्शकों को परोसा गया है। तो ये हताशा शो करता है कि जब आपको लग रहा है कि साहब आप 3 में हैं ना 13 में हैं, आपकी सारी गिमिक, सारी ड्रामेबाजी, सारी दावेदारियां, वो सब थोती साबित हो रही हैं, और आपको एज सच वैसे कोई जन समर्थन भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं केवल इस घटना की और इनकी बात करूं, तो मुझे ये बताइए कि जो ये महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी, ये सब दल हैं, MY प्लस जो भी इनके कुछ पॉकेट्स में ये आपकी वामपंथी, और कुछ जगहों पर कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वहां पर, क्या उनमें से कोई टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? जवाब है कि नहीं। अच्छा, 2 खिलाड़ी जिसने पिछली बार 5 सीटें जीत ली थी सीमांचल में, असदुद्दीन ओवैसी, जिनमें से 4 MLA भाग गए थे आरजेडी की तरफ, और दूसरा ये प्रशांत किशोर। चलो असदुद्दीन ओवैसी का हम मान करके चलें कि 5 सीटें नहीं मिलेंगी तो कुछ परसेंट वोट हो सकता है इस बार भी मिल जाए, एक आध सीट कहीं से मिल जाए, कोई ऐसा कैंडिडेट भिड़ जाए बीच में, मिल जाए इनको। और प्रशांत किशोर का कहां से वोट आएगा, किसको नुकसान पहुंचाएंगे? जो मोदी जी की अभी 2-3 रैलियां हुई हैं, मधुबनी की या कल वाली जो हुई है, उसमें जिस तरह की भीड़ थी, और भीड़ के अलावा मैं अक्सर ये देखता हूं कि जब आप भाषण दे रहे हैं, जनता के बीच से रेस्पॉन्स कैसा है, स्पार्किंग कैसी है, जनता का मूड कैसा है, उससे पता चलता है कि ये तो ठीक है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां भीड़ मैनेज करके लाती हैं, जुटा करके लाती हैं, व्हीकल्स का इंतजाम, खाने का इंतजाम, तमाम दूसरे जो लंद फंद होते हैं वो सब किए जाते हैं। लेकिन अगर जनता का रेस्पॉन्स भी है, आपकी बातों पर तालियां भी बज रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि भाई
जनता दल के साथ, नीतीश के साथ हो सकता है उनके सपोर्टर्स का थोड़ा बहुत मोहभंग हो, इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति या प्रधानमंत्री के पद प्रति तो मुझे कहीं कोई निराशा का भाव देखने को मिला नहीं है। सड़क के दोनों तरफ जिस तरीके से लोग खड़े हुए थे और जिस तरीके से स्वागत हो रहे थे, सभा में भी जिस तरह का वो था, तो इसमें प्रशांत किशोर की हताशा, मैं इनको प्रतीक तौर पर इनका नाम ले रहा हूं, इनके साथ जो विपक्षी दल हैं, राहुल गांधी, अभी पिछले 5 महीने के भीतर ही हम देख रहे हैं कि उनको बिहार का रास्ता भी मालूम है, ये उन्होंने बताया है, क्योंकि 5 महीने पहले तो वो बिहार कभी गए हों, मुझे याद आ नहीं रहा है। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आते हैं, वो वहां के दौरे लगाने शुरू करते हैं और वहां जाकर के बातें बनाना शुरू करते हैं। तो एक एक पेशबंदी करते हैं, मतदाता सूचियों का नाम लेंगे, जो विशेष पुनर्मूल्यांकन हो रहा, सत्यापन हो रहा है, उसको इशू बनाएंगे, कहीं ईवीएम का नाम लेंगे, कहीं दूसरी चीजों का नाम लेंगे। मतलब आपको पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, और उसके बाद जब नतीजा आ जाएगा तो आपको कौन कौन से मुद्दों पर अपना सिर बचाना है, अपनी पोजीशन बचानी है, केवल इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार अगेन, मैं ये मानता हूं, जो वहां से सूचनाएं हैं और जो लोगों का रेस्पॉन्स है, फिर से वही होने जा रहा है जो 2000 हमने 20 में होते हुए देखा था। उसमें कोई बड़ा परिवर्तन मुझे दिखाई देता नहीं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इस बार शायद राजद और कम सीटें लेकर के आएगा और इन लोगों को और बड़ा झटका लगेगा। जी भाऊ। नहीं, देखिए, हम जिस ढंग से सोचते हैं, वोटर उस ढंग से नहीं सोचता। देखो, बिहार की जनता जो है वो एक विवाहिता जैसी है। वो अपने मर्द से झगड़ा करती है, पति से झगड़ा करती है, मारपीट भी होती है, लेकिन इसलिए बसा बसाया घर, बच्चे बाल बच्चे छोड़कर भागती नहीं। और स्पेशली जब उसको मालूम है कि सामने वाला जो कुछ लालच दिखा रहा है वो तो कोठा चलाने वाला है, तो क्या जाएगी वो छोड़कर? नहीं जाएगी। वो 4 गालियां पति को और दे देगी, शायद छड़ी लेकर अपने ही पति को मारेगी, लेकिन घर छोड़कर नहीं जाएगी। एक 15 साल की मैच्योर होने वाली बच्ची को पटाकर भगाकर लेके जाना आसान होता है, लेकिन विवाहिता को पटाकर लेके जाना मुश्किल होता है दलालों के लिए। और जो अपोजिशन में खड़े हैं, ये तो दुनिया जानती है, वोटर जानता है, ये तो दलाल है, वो साला कोठे पर लेके बेचेगा मुझे। ये जब समझता है तो लोग गाली भी देंगे। मुझे एक फिल्म की याद होती है, गाइड फिल्म थी देवानंद की। उसमें वो किशोर साहू बुड्ढा था, उसके साथ वो कोठी वाली वहीदा रहमान की शादी होती है, बच्ची होती है, और उसका बहुत झगड़ा होता है एक बार कहीं, और बहुत गुस्से में होती है। तो देवानंद गाइड होता है, उसको संभाल कर बाहर लेके जाता है, वो बहुत गुस्से में होती है। गुस्सा ठंडा होने के बाद देवानंद उसको आहिस्ते से बोलता है कि क्या बात कर रही है आप, अगर मेरी बीवी होती तो 2 थप्पड़ रसीद कर देता, ऐसे जोर से बोलता है। तो वो शर्माते हुए वहीदा रहमान उसको बोलती है, थप्पड़ मारते लेकिन प्यार भी तो करते। तो ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो एनालिस्ट को अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलता है नहीं नहीं कल ऐसा है तो ये बदल देंगे। अरे ऐसी ही बात होती तो 25 साल के लिए ये नवीन पटनायक मुख्यमंत्री नहीं बने रहते। उन्होंने बीजेपी को 25 साल लगाए सत्ता में लाने के लिए, तो इतना बढ़िया अच्छा गवर्नमेंट तो नवीन पटनायक नहीं चला रहे थे, लेकिन बीजेपी को टटोल टटोल कर देखकर सत्ता में लाया है। तो ये भी समझो। लेकिन नवीन पटनायक नालायक है, इसके लिए वापस कांग्रेस को लाया, वापस जनता दल को लाया, ऐसा नहीं हुआ। वो चलाते रहे बीजेडी को। इतनी भी अच्छी गवर्नमेंट नहीं चल रही थी। आपको याद होगा 10 साल पहले की बात है,
पत्नी मर गई तो कंधे पर मुर्दा लेकर एक इंसान चलता आ रहा था, ये वीडियो मैंने देखा है। इतनी बुरी हालत थी, लेकिन तब भी नवीन पटनायक को बदला नहीं था लोगों ने। जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बीजेपी बना सकती है, चला सकती है, उसके बाद 24 में बदला, जब बीजेपी ऑल इंडिया बहुमत गंवा रही थी। तो वोटर की मेंटालिटी हमें समझनी चाहिए, तब पता चलता है कि बिहार में क्या होगा, बिहार में क्या होगा। तो इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।